यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता रहूँगा। मैंने इंग्लिश लिटरेचर पर एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो पोइट्री का है और आज हम लोगों का सब्जेक्ट है लेवल 1 पे। देखिए लेवल 1 को मैं प्रतिदिन आप लोगों को प्रत्येक क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेवल 1 से वास्ता बेसिक क्लास से है, यानी कि वे विद्यार्थी जो एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं वे भी विद्यार्थी इसको बहुत देख सकते हैं जिन्होंने इसे पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसको देखने में उनको कोई हर्ज नहीं है और मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट कर रखा है जहाँ से अभी तक टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। देखिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। एक नज़र आप लोग जरा देखिए, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये आपको समझाया गया है, जहाँ जहाँ से सवाल आए हैं बहुत शार्ट में मैंने समझाने की कोशिश किया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन भी रखे गए हैं। ये देखिए, अभी आप लोगों से आप लोग इनको अगर हल करने की कोशिश करते हैं, इनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये लेवल 1 का है। और आज का हम लोगों का विषय क्या है, आप लोग देख रहे होंगे एपिक। अब सबसे पहली चीज देखिए, पोइट्री मैंने पढ़ा रखा है, एपिक आता है। तो एपिक है क्या, ठीक है ना। एपिक एपिक को मैं एक सामान्य अर्थ में, एक सामान्य भाषा में समझाता हूं कि एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब होता है, महाकाव्य का मतलब जैसे काव्य तो आप जानते ही होते हैं, पोएट्री मैंने समझाया था पिछली क्लास में। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि एपिक क्या होता है। एपिक का मतलब महाकाव्य। महाकाव्य की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनकी वजह से उन्हें काव्य नहीं, उन्हें महाकाव्य कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिक, कि एपिक के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब हैं क्या, ठीक है ना। यानी एपिक में विशेष क्या होता है जो कि अन्य लिटरेरी जो कि अन्य जो है वो पोइट्री फॉर्म में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए एपिक के बारे में सबसे पहले क्या कहा गया कि अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम। यहां से नंबर 1 सवाल यहीं से पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इस फैक्ट को अपने दिमाग में बसाते चलो कि जो एपिक होता है वो लॉन्ग नैरेटिव पोयम होता है। अब आप कहेंगे लॉन्ग, लॉन्ग आप जानते होंगे लंबा। नैरेटिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, ये वर्णन करता है। यानी कि ये महाकाव्य में कोई कहानी कही जाती है और वो कहानी छोटी नहीं होती, कहानी काफी बड़ी होती है। जैसे आपने सुना होगा महाभारत की, महाभारत महाकाव्य है। रामायण एक महाकाव्य है जिसमें एक लंबी कथा होती है। वो छोटी कथा नहीं होती, 2 4 5 10 पढ़ा खत्म हो गई, वो एक महाकाव्य होता है। तो एक चीज आप ध्यान देते चलिए, अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम होता है इन एलिवेटेड स्टाइल। और जो ये लिखा जाता है, इसके वर्णन करने की यानी कहानी कहने की जो स्टाइल होती है वो कोई छोटे स्तर की नहीं होती है, एलिवेटेड होती है। एलिवेटेड का मतलब उच्च स्तर का, ठीक है ना, जिसमें भावनाएं बहुत प्रधान होंगी, डायलॉग बहुत अच्छे होंगे, डिक्शन बहुत अच्छे होंगे। ऐसे वो नहीं लिखे जाते, ठीक है ना। और रिकाउंटिंग द डीड्स, रिकाउंट आप समझते होंगे, शब्द पे जरा ध्यान दो आप लोग। देखिए मैं आप लोगों को साथ ही साथ वोकैब भी पढ़ाता रहूंगा। आप एक ही साथ कई चीजें पढ़ते भी रहिए, मैं सवाल भी करता रहूं, मेरे सवाल का जवाब भी देते रहिए, मेरी बात को भी सुनते रहिए। आते हम लोग अपने टॉपिक पर कि एपिक होता क्या है। तो एपिक का मतलब मैंने बताया महाकाव्य। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि मैंने जैसे पहले भी आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आई एम गोइंग टू टीच दिस ऑनलाइन क्लास एंड जस्ट इन द मोड ऑफ द ऑफलाइन क्लास।
If I repeat something, if I revise something so many times, you should not find it boring to yourself, right? कि आप लोगों को ये बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एक एक प्रश्न से आपका करियर डिफाइन होता है, ठीक है ना। जैसे ये सवाल आया कि एपिक क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। नैरेटिव पोयम का मतलब वर्णनात्मक कविता होती है, यह एक कहानी कही जाती है। यानी एपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कहानी जरूर मिलेगी, एक कहानी कही जा रही होगी, ठीक है ना। और छोटा नहीं होता है, ये लंबा होता है, यानी लंबा होता है और नैरेटिव होता है, ठीक है ना। और फिर कहते हैं, वही बात कह रहा है, एलिवेटेड स्टाइल और रिकाउंटिंग द डीड्स। डीड्स माने आप लोग जानते ही होंगे, कार्य ऑफ अ लेजेंडरी। लेजेंडरी का मतलब हो गया पौराणिक, ठीक है ना। जैसे अभी पता चला आपके बाबा की कहानी हो, हमारे दादा की कहानी हो, तो वो कोई लेजेंडरी पर्सनालिटी नहीं है। राम की तरह, अर्जुन की तरह, युधिष्ठिर की तरह, वो एक कोई लेजेंडरी पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है ना। तो लेजेंडरी का मतलब होती पौराणिक कहानियां, राइट। यानी कि जो मिथोलॉजिकल होती हैं उस पर वो काफी तक आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने बताया कि रिकाउंटिंग डेट्स ऑफ अ लेजेंडरी और द हिस्टोरिकल हीरो। अब आप इस बात को समझ जाओ, मैं बता रहा हूं कि एन एपिक इज अ नैरेटिव पोयम। एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम इन एलिवेटेड स्टाइल। और क्या करती है, रिकाउंट द हिस्टोरिकल और द लेजेंडरी डीड्स ऑफ हीरो। जो हीरो होता है उसकी उसकी कहानी, उसके कार्यों का एक बहुत ही उच्च स्तर का वर्णन करने वाली ये कविता होती है, ठीक है ना। कविता होती है लेकिन ये लंबी होती है। आप समझते जाइए, आगे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन फैक्ट को आप लोग पकड़ते हुए चले जाइए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, एन एपिक कैन बी कॉल्ड अ लॉन्ग हीरोइक पोयम। ये भी आता है, ये सवाल आया हुआ है। जहां जहां पे मैं बात कर रहा हूं आपको ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि वहां से अब तक सवाल बन चुके हैं। और खासकर 2016 और 2022 के पेपर को देख करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि पेपर चाहे वो इजी पैटर्न पे बनाए जाए, चाहे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न पे बनाए जाए, लेकिन वो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगने चाहिए, आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगने चाहिए। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर चुका आप लोगों को कि एपिक जो होता है वो लॉन्ग होता है, नैरेटिव होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है, और किसी लेजेंडरी हीरो या हिस्टोरिकल जो हीरो होता है, मैन होता है, उसके डीड का ये वर्णन करता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमारी कहानी, आपकी कहानी लिख दी जाए बहुत बड़ी, तो वो महाकाव्य नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये बात समझ रहे हैं, जो हीरो होगा वो डेफिनेटली लेजेंडरी का होगा, या तो वो हिस्टोरिकल इवेंट से कोई चीज प्रेरित होगा, ठीक है ना। आप लोग आगे समझने की कोशिश करो। एन एपिक कैन बी कॉल्ड अ लॉन्ग हीरोइक पोयम, या अर्थात आप कह सकते हो कि एपिक को और क्या कहा जा सकता है जी, एपिक को आप लोग ये जान लो कि हीरोइक पोयम भी कहा जाता है। ठीक, ये सवाल बना है और फिर बन सकता है कि एपिक एंड एपिक कैन बी कॉल्ड, उसमें 4 भी विकल्प दिया होगा, तो उसमें आप ये बात जान लो कि हीरोइक पोयम। इस इन फैक्ट को आप लोग पकड़ते चलो, जोड़ते चलो, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा टेक्निकल चीज है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है भाई। आप लोग देखते रहिए, लेकिन आप लोगों का हित 100% मैं सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि जैसे मैं एक चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ तो इसके पीछे मेरी कोई मोटिव है, या मैं किसी चीज़ को और ज़्यादा, बहुत विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर पूरी हिंदी में पढ़ाइए, बहुत विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करिए। देखो, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन बाइलिंगुअल फॉर्म, but I am teaching in such a way that should be blessing to all of you, right? लेकिन मैं उन सब तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं
कि जिससे आपका हित हो सके। ठीक है ना। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे कोशिश करिए आप। एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, यानी एपिक के और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एपिक जो होती है वो कई किताब में लिखे गए हैं, जो पारंपरिक तौर से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। अब आप मेरे साथ बोर्ड से ध्यान हटाकर मेरे ऊपर आप ध्यान लगाइए, ध्यान से सुनिए कि एपिक क्या होगा, लॉन्ग होगा। एपिक क्या होगा, नैरेटिव पोयम होगा, एलिवेटेड स्टाइल में होगा। इसके जो हीरो होंगे वो लेजेंडरी होंगे या हिस्टोरिकल होंगे। ठीक है ना। और आगे ये क्या बात कह रहा है, आगे बात ध्यान से सुनिए कि ये कई किताबों में लिखी जाती हैं। ठीक है ना। अभी आपको हम बताएंगे कौन कौन से एपिक हैं और कितनी कितनी किताबों में है। यानी एपिक एक किताब में नहीं होता, कभी 12 किताब में होगा, कभी 24 किताब में होगा, कभी 6 किताब में होगा। तो मैं इस तरह से बताऊंगा। यानी एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, यानी एपिक जो होता है वो कई किताबों में बटा होता है। एक बार हम लोग इसको फिर देख लेते हैं, उबिएगा नहीं, क्योंकि उबने से आपकी समस्या का हल नहीं होता। बिल्कुल नो रैशनेस, नो इम्पेचुअसनेस। ठीक है ना। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िए, यही बात मैं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव आपको सजेस्ट कर रहा है कि एपिक क्या होता है, लॉन्ग होता है, नैरेटिव होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है, हीरो लेजेंडरी होता है, और उसके बाद एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, ये कई किताबों में बटा होता है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं उसको बताना नहीं चाह रहा हूं। इलियड कितने में है, एनीड कितने में है, द पैराडाइज लॉस्ट कितने में है, कितनी किताबों में उनको लिखा गया है। ठीक है, मैं इस पे बात करूंगा अभी। आगे बात ध्यान देना, ये कह रहा है होमर्स इलियड एंड ऑडिसी आर इन डिवाइडेड इनटू 24 बुक। अब ये चीज, ये यहां से इसको आप लोग जोड़िए अपने ज्ञान भंडार में, यहां से टॉपिक को पकड़िए, ऐसे पकड़ते चलना चाहिए। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए, और बोर्ड पर से ध्यान हटाकर मेरे ऊपर लगाकर आप ध्यान से उसको अपनी स्मृति में डालते जाइए। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आप एक एक्टिव लिसनर हैं। If you are an active listener, definitely everything finds set up in your mind permanently and nothing will slip from your mind at the time of the examination when you are struggling for it in examination hall, right? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रगल कर रहे होंगे तो कोई चीज़ आपके दिमाग से हटेगा नहीं। ठीक है ना। हमारी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। यदि अब हम लोग सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये देखते हुए कि नहीं ये बोरिंग है, ये तो नॉन बोरिंग है, तो इंटरेस्टिंग है, तो नॉन इंटरेस्टिंग, ये सब बातें खारिज करिए जी। राइट, समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? ये मेरा अनुभव कह रहा है और बड़े हम्बल वे में मैं ये बात कह रहा हूँ। इसको किसी भी विद्यार्थी को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। बच्चे नहीं हो कि मीठी मीठी दवा आपको दी जाए। अब दवा आपको आराम कर रही हो तो चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो तीखी हो, चाहे वो महंगी हो, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है फिर। ठीक है ना। बच्चों की तरह मीठी दवा खाने के चक्कर में ना रहिए और हमेशा आप लोग हर चीज को जुगाड़ से पाने की कोशिश में ना रहिए। फिर मेरी तरफ ध्यान दो। एपिक क्या होता है, लॉन्ग होता है, नैरेटिव पोयम होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है, लेजेंडरी हीरो होते हैं, हिस्टोरिकल हीरो होते हैं, डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स। ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। ये सब एपिक के विशिष्ट गुण हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? बस ऐसे थोड़ा 2 बार 3 बार सुनिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और नीचे इसके प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, क्वेश्चन सीरीज भी है, आप उसको हल करिए। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा लेवल 2 में। लेवल 2 में हम लोग पूरी क्षमता के साथ मिलेंगे, अर्थात कि जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि अब तक पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि में आ चुके हैं प्रश्न, उनको हल करेंगे। प्लस उनको देख करके हम लोग उनके जैसे और भी प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहिए। तो कितने में किताब में है जी? अब ये बात याद कई बार पूछा गया, होमर की इलियड और ऑडिसी ये कितने किताब में है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 24। ठीक है ना, ये 24 किताब में है। आगे, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक में है? 12। अब देखो बहुत विद्यार्थी ये बात कहने लगेंगे कि सर इसके डेप्थ में आप नहीं गए कि ये तो कब 10 में हुई थी, कब इसमें 2 जोड़ दी गई, वो 2 किताबें कौन सी जोड़ दी गई। मैं सारी बात को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि लेवल 1 है, पहले आप इसको पकड़ लीजिए।
ठीक है, जब हम लोग लेवल 2 में रहेंगे हर एक बात को डिस्कस करेंगे और भी इस पे और भी वीडियो लाई जाएगी। मेन मेन चीजें आप पकड़ लीजिए, इसमें आगे मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, आप लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक में। फिर मेरे साथ जरा ध्यान दो कि एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, यानी लॉन्ग होता है, नैरेटिव होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है, लेजेंडरी हीरो होता है, डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक, और ये कई किताबों में बटी होती है, यानी मैनी बुक्स, यानी कई किताबों में बटी होती है। और आगे वो क्या कहता है कि जैसे कि होमर की इलियड और ऑडिसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो 24 बुक में है, और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है ये 12 किताब में है, यानी आप कह लो 12 बुक में है, ठीक है ना। आगे बातें समझ में, इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अभी मैं आपको फिर से इसको काउंट कराऊंगा, एक एक चीज को इन्यूमरेट करूंगा कि कैसे आप उसको याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि फेरी क्वीन, आप लोग देखते रहिए, बोर्ड पे सब कुछ विजुअल है आप लोगों के लिए। और फेरी क्वीन इज डिवाइडेड इनटू 6 बुक। देखिए जो जो चीज जहां से मिलेगी इसको भी जोड़िए, ठीक है ना, एक एक चीज को आप लोग जोड़ते चले जाइए। यानी होमर की इलियड और ऑडिसी ये 24 बुक में है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो होती है वो 12 किताब में है, और फेरी क्वीन जो है स्पेंसर की वो 6 बुक में है, ठीक है ना। स्पेंसर जी उसको 12 किताब यानी कि 12 बुक में लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लिखा कितने में, 6 बुक में। अब फिर मैं इसके बारे में और गहराई में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो हम लोगों का डाइग्रेशन हो जाएगा, लेकिन मेन बात हम आपको बताते चलते हैं, यह एक एन एल्गोरिकल पोयम है। ये बात अगर मैं बताता चला जाऊं तो सुनते चले जाओ। अब आप हमसे पूछोगे सर एल्गोरिकल पोयम क्या है, तो मैंने कहा प्रतीकात्मक कथा। अब आप मुझसे पूछो कि सर प्रतीकात्मक क्या है, मैंने कहा प्रतीक शब्द देख रहे हो ना, एक सिंबॉलिकल पोयम होती है, सिंबॉलिकल पोयम होती है ये, ठीक ना। अब आपको सिंबॉलिकल क्या है जी, तो मैंने कहा इसका मतलब होता है एक इसमें सरफेस पे कहानी होती है, एक कहानी उसके नीचे भी चला करती है। सब बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इतनी बात अगर आपको पता है तब भी आपका काम समझिए कुछ ना कुछ तो हो ही गया, कि जो है फेरी क्वीन एक एल्गोरिकल पोयम है। एल्गोरिकल पोयम का मतलब होता है प्रतीकात्मक कथा, यानी कथा जो होती, कहानी उसकी होगी, लेकिन जो कहानी होगी वो एक प्रतीक के रूप में किसी न किसी चीज की तरफ इंगित करेगी, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, आगे इस पे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग पढ़ाए हैं, हम आपको एल्गरी पढ़ाए हुए हैं, हम आपको देंगे वीडियो, आप लोग पढ़िएगा आराम से, ठीक है ना। ओके, आगे यहाँ पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा पेन लेने में टाइम लगता है, अवॉइड करिएगा इस चीज को। और वर्जिल्स की अनीड, अब देखिए वर्जिल्स की अनीड क्या है, डिवाइडेड इनटू 12। देखिए फिर से आप बताइए, यहाँ पे थोड़ी ध्यान दीजिएगा, 24 किसकी है, इलियड है, और ऑडिसी, ये दोनों कितने में है जी, 24। और उसके बाद मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट कितने में है, 12 में। अब इस पे ध्यान दिए रहिए आप, और एनीड कितने में है, ये 12 बुक्स में, ठीक। ओके, ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान देते चलिए, हर एक पॉइंट को आपके सामने लाया गया है ताकि कम समय में हम लोग मुख्य मुख्य बिंदुओं को पकड़ लें, जो हमारे लिए टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अभी मैं आपको एक बार गिना दूंगा सारी चीजें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम लोग एक बार फिर से ध्यान देते हैं। एपिक क्या होता है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम होता है, ठीक है, नहीं लॉन्ग होगा और नैरेटिव पोयम होगा। इलिवेटेड स्टाइल, ये सब याद रखिए, सब मिलेंगे आपको, पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक, कि एपिक के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है ना। तो एपिक क्या होती है, लॉन्ग, ये शब्द आप एकदम दिमाग में बसाइए, लॉन्ग होती है, नैरेटिव पोयम होता है, एलिवेटेड स्टाइल होता है, लेजेंडरी हीरो होते हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिकल जो होती है, हिस्टोरिकल कहानी पर होती है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू मैनी बुक्स, यानी एपिक जो होती कई किताबों में बटी होती है।
अब जैसे ट्रेडिशनली हम बात करें तो होमर की इलियड और ऑडिसी जो है ये 24 में है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक 12 में है, फेरी क्वीन किस में है 6 में है, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं और एपिक में क्या क्या होता है जी, ध्यान दो। फिर कह रहे हैं, ये देखिए ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, देखिए जी। अब एपिक के बारे में एमएच अब्राहम जी, एमएच अब्राहम क्या अपना पॉइंट रखते हैं। एमएच अब्राहम का कहना है कि एपिक इज अ लॉन्ग, ये तो मैं बता ही रहा हूं तब से, लॉन्ग होता है और ये नैरेटिव पोयम होती है ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। ध्यान दो जी, 3 पॉइंट, यानी कि सीरियस सब्जेक्ट पे लिखी जाती हैं, ठीक है ना। और इसी को मॉ की पिक में जब जाता है तो वहां नॉन सीरियस हो जाता है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम, सब कुछ वही होता है, लेकिन क्या होता है उसकी सब्जेक्ट जो होती सीरियस नहीं रह जाती है, नॉन सीरियस हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी लेजेंडरी और ये सब तो नहीं रहता है, हम बताएंगे आगे, ध्यान दो। उसके बाद रिलेटेड इन एन एलिवेटेड स्टाइल। अब रिलेट का मतलब भी वर्णन करना होता है, ठीक है ना। रिलेटेड वर्णन किया हुआ इन एलिवेटेड स्टाइल, देखो एलिवेटेड स्टाइल भी मिला, फिर से ध्यान दे लो, नैरेटिव भी है और लॉन्ग भी है, एलिवेटेड स्टाइल भी है, एंड सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और क्वेजाई। अब ये क्वेजाई क्या है जी, इसका मतलब होता है सत्य प्राय। सत्य प्राय का मतलब सत्य दिखने वाला, लेकिन वास्तव में वे सत्य होते नहीं हैं, लेकिन वे सत्य लगेंगे। यहां पे कहना चाह रहे हैं एमएच अब्राहम कि वे सत्य लगते हैं, डिवाइन फिगर, मतलब कि जो उनके हीरो होंगे ऐसा लगेगा कि वो मनुष्य नहीं है, वो डिवाइन फिगर हैं, यानी कि वो डिवाइन पावर को लिए हुए हैं, ठीक है ना। डिवाइन पावर वाले होते हैं, लेकिन वे लगते हैं, लेकिन वो होते मनुष्य ही हैं, ठीक है ना। यानी वो कह रहे हैं कि डिवाइन फिगर जैसे वो लगने वाले होते हैं। क्वेजाई शब्द को आप समझिएगा सत्य पर्याय, यानी ऐसा फैक्ट दैट एपियर्स टू बी ट्रू बट रियली दैट इज नॉट ट्रू ना, जो कि सत्य लगता है लेकिन सत्य होता नहीं है, यानी आउटवर्ड जो सीमिंग होगा वो ट्रू, लेकिन वो वास्तव में सत्य नहीं है। कहते हैं डिवाइन फिगर हुज एक्शन, जिसके कार्य डिपेंड्स द फेट ऑफ अ ट्राइब। ट्राइब का मतलब आप लोग जानते होंगे जनजाति, जनजाति को आप लोग एक कहते होंगे कबीला, कहते हो ना, ट्राइबल एरिया होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अ सोशल ग्रुप, अ सोशल ग्रुप ऑफ मैन, हैविंग द सेम हैबिट एंड ट्रेडिशन, ठीक है ना। मतलब जैसे एक ट्राइब का मतलब होता है एक जनजाति यानी कबीला, मतलब एक सामाजिक ग्रुप, यानी समाज के लोगों का एक सामाजिक ग्रुप, जिनकी प्रथाएं, जिनकी परंपराएं, जिनकी बोली भाषा, जिनकी मेंटल हैबिट सेम होती है, उनको ट्राइब कहा जाता है, ठीक है ना, कि वो एक ही जनजात के हैं। जैसे पता चला यहाँ पे बहुत सारे होते हैं जनजात, आप जानते हो कि हम ज्यादा टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ट्राइब अ नेशन ऑन द ह्यूमन रेस, मतलब जो हीरो होगा वो पूरे एक ट्राइब को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसके कार्य का प्रभाव जो होता है पूरे ह्यूमन रेस पे देखा जाता है, मतलब उसके कार्य केवल उसी तक नहीं सीमित रहते हैं, उसके कार्य पूरे मानव जात को, एक ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप लोग, समझे ना। मतलब कि जो हीरो होगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, हीरो का जो एक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करता है एक ह्यूमन रेस को और एक ट्राइब को पूरा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोग ध्यान देते हैं, देखिए ये है आपके सामने, देखिए मैं चाहूँ तो पूरे को एकदम लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं उन फैक्ट को आपके सामने ला रहा हूँ जो टीजीटी पीजीटी के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो अब तक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन पे खासकर ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा।
फिर कह रहे हैं फिर ध्यान दीजिए आप लोग द एपिक। अब ये क्या कह रहा है, होमर इलियड एंड ओडिसी इन ग्रीक। अब होमर का ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि होमर की जो इलियड और ओडिसी है वो एक एपिक है और वो 24 बुक में है। ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। होमर की इलियड और ओडिसी यह एक महाकाव्य है, एन एपिक है, लेकिन ये कितने किताब में है, 24 में है। फिर एक सवाल आपसे और बनेगा, आखिर में किस भाषा में लिखी है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ जहां जहां मैं ये प्लस का निशान बनाता जा रहा हूं आप ध्यान देते जाओ कि यानी कि ये ग्रीक भाषा में लिखा है। और वर्जिल की एनीड जो होती है वो किस भाषा में है जी, लैटिन। यहाँ सबसे सवाल बनेंगे, है ना। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो, आप लोग नोट भी करते चलो, वीडियो को पॉज कर लो, आप अपना आराम से नोट करते चलो, ठीक है ना। ध्यान देना, डेंटिस की डिवाइन कॉमेडी और मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट, स्पेंसर्स का इनकम्प्लीट फेरी क्वीन। देखिए इनकम्प्लीट कहा जा रहा है इसको, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान देते जाओ। और टैसो का जो जेरूशलम डिलीवर्ड और कैमुन्स का लसियड, ये चीज आप ध्यान दो, ये किसका है, जेरूशलम डिलीवर टैसो का है, फेरी क्वीन इनका है, ठीक है ना। ध्यान दे लो, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए सामने लाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है इन पैराडाइज लॉस्ट क्राइस्ट इज हीरो, सम क्रिटिक्स कंसीडर एडम टू बी द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और कुछ लोग तो सैटन को मानते हैं। अब सैटन को कौन मानता है, सबसे पहले सैटन को हीरो कहने वाला कौन है, ये सब बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी जो आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये लेंदी ना हो, बोरिंग ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और थोड़ा सा जिस टॉपिक से जुड़ा मसला है वो हम लोगों को पूरी तरह हमारे दिमाग में अच्छे से याद हो जाए, मैं उसको आपके दिमाग में बिठा दूं, इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इन शब्द को जरा ध्यान दो, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तब भी आप लोगों के लिए एक आसान है। इंस्टिंक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कोई फैक्ट बार बार बातें करके बता करके किसी के दिमाग में सेट कर देना। क्लियर आ रहा है समझ में आप लोगों को, इस शब्द को ध्यान दो। आगे तो मैंने कहा कि इन पैराडाइज लॉस्ट क्राइस्ट इज हीरो, सम क्रिटिक्स कंसीडर एडम टू बी द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मतलब क्राइस्ट जो है वो हीरो हैं, लेकिन कुछ लोग एडम को भी हीरो मानते हैं और कुछ लोग तो सैटन को हीरो मानते हैं। चलिए अगर हम क्राइस्ट को लें तो क्राइस्ट भी पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर सैटन को मानते हैं, एडम को ले लें तो एडम जो होते हैं मनुष्य के फर्स्ट जो है वो पूर्वज थे। अब मैं आपको जब पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ाना शुरू करूंगा तब मैं आपको एडम के बारे में बताऊंगा कि एडम मनुष्य के प्रथम पूर्वज थे। एडम एंड यू वर फोरफादर ऑफ मैन, they were allowed to live in paradise but they were not allowed to taste the fruit of the forbidden tree, but they disobeyed Almighty, consequently they were expelled from the paradise। ठीक है ना। तो एडम के बारे में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो एडम फर्स्ट पूर्वज है ना, यानी पहले पूर्वज है मनुष्य के, और ये पुरुष हैं, आप इसको समझिए। इनकी जो महिला काउंटर पार्ट है वो कौन थी, ईव, है ना, समझिए। यानी पहले पुरुष कौन है, एडम, और पहली महिला कौन है, ईव। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारी बातों को मैं बताऊंगा। पैराडाइज लॉस्ट को भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, उन पहलुओं की बात करूंगा जो अब तक कम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि में पूछे गए हैं, एलटी ग्रेड, है ना, सबकी बात मैं कर रहा हूं। फिर कह रहा है ग्रीक वॉरियर अक्लीज इज हीरो ऑफ होमर्स इलियड। एक सवाल फिर पूछेगा कि होमर की इलियड का हीरो कौन है। पहली बात ध्यान दो, मैं बता रहा हूं, आराम से सुनिए आप लोग। होमर की इलियड कितनी किताब में है, 24। किस भाषा में लिखी हुई है, ग्रीक। होमर की इलियड का हीरो कौन है, अक्लीज। ठीक है ना।
अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है होमर की इलियड का जो हीरो है वो अक्लीज है, पॉइंट की बात है ये, ध्यान दीजिएगा अक्लीज। अच्छा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि अक्लीज हील का मतलब क्या होता है। यह एक इडियम्स है, इसको आप लोग बताइएगा मुझे कि अक्लीज हील का क्या मतलब होता है। क्लियर, अक्लीज हील, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा और आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। ओके, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एनीज, चलिए ध्यान दीजिएगा, एनीज सन ऑफ द गॉडेस एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट ये क्या है जी, ये गॉडेस हैं ब्यूटी एंड लव एंड सेक्स, यानी ये जो गॉडेस हैं ये ब्यूटी एंड लव और सेक्स की जो है ये देवी हैं, ठीक है ना। इनको कहा जाता है प्रेम की, सुंदरता की और सेक्स की गॉडेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसी शब्द से एक आप लोग बना है शब्द, देखिएगा APHRODIASIC, अफॉर्जिक। अफॉर्जिक एलिमेंट क्या होते हैं जी, जो कामोत्तेजक पदार्थ होते हैं, आप इसको देखिएगा डिक्शनरी में पता चलेगा आपको, मैं अब उसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ अफॉर्जिक क्या होता है, ठीक है ना। ओके, अब एक सवाल आपसे होता है कि एनियस किस कहाँ का हीरो है, तो आप कहोगे वर्जिल की एनीड का हीरो जो है वो एनियस है, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं, किंग आर्थर इज हीरो ऑफ फेरी क्वीन और ऑडिशस इज हीरो ऑफ ऑडिसी। ऑडिसी का हीरो कौन है जी, ऑडिशस है। फेरी क्वीन का हीरो जो है वो किंग आर्थर है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनता है, लेकिन आप लोग याद करके रखिए कि किंग आर्थर को हीरो माना गया है, ठीक है ना। बाकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है थोड़ा मैटर, ध्यान दीजिएगा। देखिए, द ट्रोजन वार इज द सेंटर थीम ऑफ ट्रोजन वार, ये तो थोड़ा ट्रोजन वार ये तो हो ही गया जी, इलियड का है यहाँ ना। जी यहाँ पे यानी इलियड का जो थीम है वो क्या है जी, द ट्रोजन वार। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रोजन वार क्या था, ठीक है ना, याद रखिएगा, पॉइंट नोट करने की है। द सेंट्रल थीम ऑफ लेसियड इज वास्को डिगामास वाइज टू इंडिया, यानी वास्को डिगामा की जो समुद्री यात्रा थी भारत के लिए, वो उसका सेंट्रल थीम किसका है, लेसियड का है, ठीक है ना। ओके, आगे कहते हैं इलियड और ओडिसी जो होती हैं ये किसके हैं जी, वर्क होमर के हैं। कितनी किताब में है, 24 बुक में है। और किस भाषा में है, ग्रीक। इसको मैंने फिर से लिखने की कोशिश किया ताकि आपके माइंड में स्थापित हो जाए, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, क्लियर। और इलियड और ओडिसी किसकी हैं जी, होमर की हैं। कितनी किताब में है जी, 24। और किस भाषा में है, ग्रीक। थोड़ा सा लेवल 1 का प्रोग्राम है, धैर्य बना के पढ़िए, है ना। और अगर कोई विद्यार्थी इन सारी चीज़ों को पढ़े भी हुए हैं तो उनको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, ज्ञान के दम पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता नहीं पा सकता। अगर जो व्यक्ति सोचे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान के बल पे पालूंगा, तो नहीं जी। आपके पास ज्ञान और प्लस आपका अभ्यास होगा, तभी आप प्रतियोगी परीक्षा में तीर मार सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अच्छे अच्छे ज्ञानी का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और अभ्यास वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग। तो मतलब मेरा कहना है कि आपके पास नॉलेज हो, यानी कि जिसको मैं ज्ञान कह रहा हूँ, प्लस आपके पास अभ्यास हो, तभी आप कॉम्पिटिटिव आज का जो पैटर्न है जी, तभी आप सफलता पा सकते। जरा सा आपके दिमाग से फिसल जाए कि इलियड और ओडिसी ये कितनी किताब में है तो दिया हो, और 24 की जगह आपका दिमाग 12 पे आ जाए और आपने 12 पे टिक कर दिया, तो आप समझ जाइए हजारों आदमी से पीछे हो जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं मेरी बात आप लोग। इसलिए बहुत धैर्य के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ आप लोगों को पढ़ने की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और एनियड बाई द एनीड, अनीड जो होता है बाई वर्जिल इन 12 बुक्स इन लैटिन। ये कितने में है? एनीड कितने में है जी? 12 बुक में। ठीक है ना जी। चलिए, ये लिटरेचर की हमारी जी दूसरी वीडियो है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों का कैमरे के सामने एक असहजता होती है, लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। धीरे धीरे मैं भी आप लोगों के सामने एक परफेक्ट फॉर्म में आने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे आपका कोई अहित नहीं है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा हमें इसको ऑपरेट करने में असहजता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखो जी। अब एक आता है, ये भी है। आप लोग जब तक हम इसे यहाँ पे सेट करें, आप लोग जो है इसको देख लिया करें अपने स्तर से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सहज होके पढ़िए और थोड़ा कमेंट वगैरह करिए। आप लोग बताइए क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। हम तो वही तरीके को अपना रहे हैं जिसको हमें लगता है कि नहीं वो आपके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है। ठीक है ना, बाकी आप लोगों का सजेशन जो है वो हम उसका वेलकम करेंगे। ठीक है ना, ओके। आगे ध्यान देते हैं आप। कि डिवाइन कॉमेडी बाय डांटे इन लैटिन, ये चीज आप देखिएगा। डिवाइन कॉमेडी किस में है? लैटिन में है। किसने लिखा है जी? बाय डांटे। दांते भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, इसको प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, अलग अलग लोग इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उससे कोई बात नहीं, आप समझे रहिए इसको, डांटे डांटे। ठीक है ना, आगे। अब आप हमें एक बात और बताइए, टीएस इलियट कि किस पोयम में जो है इससे इसकी लाइनों को कोट किया गया है? आप हमें बताइएगा टीएस इलियट ने अपनी किस पोयम में यहाँ की लाइन को, डिवाइन कॉमेडी को कोट किया है। ठीक है ना, यानी कि इनकी एपिलॉग के रूप में इनको लिया गया है। ठीक है ना, ओके। ध्यान दीजिएगा, द एपिक क्या है? जेरूसलम डिलीवर्ड बाय टैशो इन रोमन इटालियन। ठीक है ना, तो जेरूसलम डिलीवर्ड किसने लिखा है जी? टैशो ने। लेसियट किसका है? कैमुअन्स का है। और ये देखिए जी किस भाषा में है? पुर्तगीज। तो आपको ये पता होगा कि जो वास्को डिगामा और कोलंबस थे, ये कौन से नाविक थे? ये पुर्तगाली थे। इतनी बात ध्यान रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि लेसियट जो है, जब कैमुन्स ने लिखा है तो पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाली भाषा में ही उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा जी। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रश्न को ला दिया गया है। जितनी चीज पढ़ाया है, जो चीज यहाँ जितने प्रश्न किए गए सबका जवाब अभी पीछे था। ठीक है ना, आप लोग देखिए पीछे था यानी ऊपर चला गया, उसको समझिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एपिक। पहला सवाल क्या कहता है जी? ध्यान दो, फेरी क्वीन इज इन कितने किताब में है? चलो आप लोग बताइए, आप लोग भी सोचिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि फेरी क्वीन जो है वो कितने किताब में है, तो कितने किताब में है जी? 6। फिर कहता है फेरी क्वीन हैज बीन डेडिकेटेड टू। आप लोग बताइए कि फेरी क्वीन किसको डेडिकेट किया गया है? ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब फेरी क्वीन जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो फेरी क्वीन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, कि फेरी क्वीन किसको डेडिकेट किया गया है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करो। तीसरे में कह रहा है हु इज हीरो ऑफ फेरी क्वीन, कि फेरी क्वीन का हीरो कौन है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, अब मैं उसको फिर से नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लेसियट? लेसियट की सेंट्रल थीम क्या है? जिसको मैंने बताया पुर्तगाली भाषा में है। कौन नाविक थे, कहाँ आ रहे थे और किसकी यात्रा कर रहे थे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीछे है, आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं
तो एपिक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक चीज को ध्यान में रखिए, हर चीज से आपका भला ही होने वाला है, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड। होमर की इलियड का सेंट्रल थीम क्या है, कौन सा वार है, बताओ जी, कौन सा वार है। देखिए अभी आपको पीछे सब बताया गया है। ओडिसस इज हीरो ऑफ, तो आप कहते हो सर ये तो ओडिसी का हीरो है, मैंने कहा हाँ है। चलो हमें बताओ ओडिसी का मतलब ही क्या होता है। ओडिसी का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल आप समझ रहे हो ना जी, लिटरल इसका मतलब होता है शाब्दिक, यानी जो शब्द लिखा है ओडिसी उसका मतलब क्या है, तो लिटरल मीनिंग। इसी चीज को हम लोग वर्बल मीनिंग भी कहते हैं। इसका जो लिटरल मीनिंग है, एन एडवेंचरस जर्नी, एक साहसिक यात्रा, विद एक्सपीरियंस, अनुभव भरी हुई एक जो लंबी यात्रा होती है उसको ओडिसी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा सारे लोग। ओडिसस, डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू, अब डिवाइन कॉमेडी जो होती है वो डिवाइडेड इनटू, डिवाइन कॉमेडी कितने किताब में लिखी गई है आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है ना। सर्च करिए, थोड़ा सा पता लगाइए। ओके, फिर कह रहे हैं वह, आराम से देखिए, वर्जिल्स अनीट इज डिवाइडेड इनटू, वर्जिल की किताब कितने बटी है, 12, देखिए 24, 6, 10, चलिए आप बताइएगा, ठीक है ना। खुद आप पता कर सकते हैं, भी सब पीछे आप लोगों को बताया गया है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, चलो आप लोग बताइएगा। इलियड इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड ग्रेट एपिक, यानी इलियड को कौन सा पहला माना जाता है, कि दूसरा एपिक माना जाता है, कि तीसरा, बताइएगा। इसको मैंने शायद नहीं बताया है, यानी एलियड को फर्स्ट एपिक कंसीडर किया जाता है जी, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं आप लोग। दूसरा आता है, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। देखो यही मैं अभी बात कर रहा था कि एपिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसको सामने ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से हर चीज दिखाई दे। चलिए आप लोग एक बार जरा ध्यान से पढ़ो, 2022 में 2016 में प्रश्नों का पैटर्न इसी तरह से था। अगर आपने देखा होगा तो आपको अवश्य ये बात पता चल जाएगी, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी समझदार हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए जरा, व्हाट इज नॉट। पहली बात तो आप ये बात ध्यान के दे के चलना कि है कि नहीं, इस तरह से बहुत पूछा जाता है, यहीं से बहुत लोग हड़बड़ाए रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो नॉट उनको दिख जाए तो कहो कि एक लाइन होती है ऐसे, ध्यान देना, यही नॉट जिसको दिख गया, एक दो सवाल जिसका होता है वो यहाँ अंदर आ जाएगा और नहीं बहुत लोग इधर बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे जॉब है आपकी और यहाँ पे नो जॉब, ठीक है ना। यहाँ पे जीवन भर की जो है वो दिक्कत है, बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पे कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं है, यहाँ उल्लास है, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान नहीं देते कितना बड़ा ये फैक्टर है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग ना। बहुत विद्यार्थी होते नहीं, मुझे ऊब हो जाती है, मुझे हड़बड़ाहट हो जाती है, सर एक बात को 4 बार बताते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ जी, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छे से विद्यार्थियों की पता है ना। बहुत विद्यार्थी बोरिंग और नॉन बोरिंग के आधार पर होते हैं, उन्हें दवा भी स्वादिष्ट चाहिए। भाई दवा स्वादिष्ट नहीं है, स्वादिष्ट चीज़ खाना है, मिठाई खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाउमीन है, बर्गर है, खाइए, एंजॉय कीजिए, है कि नहीं है। दवा को स्वादिष्ट क्या चाहिए आपको ना, कोई बच्चे नहीं हैं आप, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए आप ना। ओके, मतलब हम ये आप लोगों को समझाना चाहते हैं बड़े हम्बल वे में कि आप लोग किसी भी चीज को हड़बड़ी में, मैंने अभी कहा कि नो इम्पेचुअसनेस नो रैशनेस, ठीक है ना। यहां जरा ध्यान दो कि ये नॉट को आपको नोटिस करो, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। एपिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, देखो आप पढ़िए आराम से। एन एपिक नरेट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी जो एक राष्ट्रीय महत्व का आदमी होगा, तभी तो मैंने कहा कि वो सामान्य आदमी नहीं होगा, वो हिस्टोरिकल होगा, वो लीजेंडरी पर्सनालिटी का होगा, ठीक है ना। तो सही है,
तो लॉन्ग स्टोरी को भी नरेट करता है। और वो आदमी जो होता है, जो हीरो होगा, वो कैसा होगा जी, नेशनल इंपोर्टेंस का, यानी कि मतलब ये चीज कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, ये चीज कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान देना। ओके, एन एपिक हैज सीरियस सब्जेक्ट, ये भी एपिक में पाया जाता है, सीरियस सब्जेक्ट भी होता है, लॉन्ग स्टोरी भी होता है, हीरो नेशनल इंपोर्टेंस का होता है, कॉस्मिक इंपोर्टेंस का होता है, लेजेंडरी पर्सनालिटी का होता है। ध्यान दिए रहो, हीरो क्या होता है जी, क्लियर, ये हीरो जो होता है ये कॉस्मिक इंपोर्टेंस का भी होता है, ठीक है ना, नेशनल इंपोर्टेंस का भी होता है। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं ये लेजेंडरी पर्सनालिटी का होता है, और यही चीज जो होता है ये हिस्टोरिकल भी होता है, नहीं इतिहास का व्यक्ति होता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और एन एपिक हैज सीरियस सब्जेक्ट, और इसका सीरियस सब्जेक्ट भी होता है। और एन एपिक इज अ शॉर्ट पोयम। अब आप हमें बताओ क्या एपिक शॉर्ट पोयम होता है? बार बार मैं कह रहा हूं कि एपिक शॉर्ट नहीं होता, एपिक लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, नैरेटिव होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है, हीरो लीजेंडरी पर्सनालिटी का होता है, लेजेंडरी पर्सनालिटी का होता है, हिस्टोरिकल होता है, मैन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस होता है, मैन ऑफ कॉस्मिक इंपोर्टेंस होता है, लेकिन शॉर्ट पोयम नहीं होती है, ये लॉन्ग पोयम होती है, ठीक है ना। यानी कि यही विकल्प आपका अब सही है, ठीक है ना। एपिक इज अ शॉर्ट पोयम दैट नरेट्स अ स्टोरी, यानी ये बात कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एपिक की, ठीक है ना। ओके, देखिए एक विकल्प ये नीचे रह गया था, एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू मैनी बुक, ठीक है ना, ये तो होता है जी, अर्थात जितने विकल्प थे सारे एपिक के कैरेक्टरिस्टिक थे, केवल कौन नहीं था कैरेक्टरिस्टिक एपिक का, वो तीसरा था कि एन एपिक इज अ शॉर्ट पोयम। शॉर्ट पोयम नहीं होता जी, लॉन्ग पोयम होता है, राइट। चलिए देखते हैं और भी है प्रश्न क्या, नहीं अब नहीं है, ठीक है ना। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों, ठीक है ना, और चाहे मैं आप लोगों को अपना साथी कह सकता हूँ, साथियों, आप सभी लोग इन सब वीडियो को ध्यान से देखिए, और आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए और थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करिए कि मैं आपको और किस तरह से बेटर फॉर्म में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जो बेटर जो बेस्ट मैं समझ रहा हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखिए ऑफलाइन दूसरी चीज़ है, ऑनलाइन दूसरी चीज़ है, ऑफलाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक चीज़ को जैसे दूसरी क्लास को शुरू किया तो मैंने जो 2 दिन पढ़ाया उसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, उस पर लेक्चर कर लेता हूँ, उस पर बातें कर लेता हूँ, इससे विद्यार्थियों का तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन मोड में कंटेंट और अच्छे से दिए जा सकते हैं, है ना, ऑफलाइन की तुलना में। इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग धैर्य से पढ़िए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारी जितनी भी वीडियो हम बनाएं आप तक वो पहुंचती रहे, और आगे चलकर मैं जब एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सूचित करूंगा, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी पे ध्यान रखते रहिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक अभी देखिए यूपी पुलिस में भर्ती आ गई, तुरंत भर्ती आई और उसमें 1-1.5 महीने का भी वक्त है तैयारी करने के लिए। ठीक उसी तरह कभी कभी भर्ती अचानक आएंगी और हम लोगों को पता नहीं रहेगा, यानी आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से ही कुआं खोद के रखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब भर्ती आ जाएगी, जब परीक्षा की डेट आ जाएगी, तब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक हम्बल सजेशन है कि आप अपनी तैयारी को करते रहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें, है ना। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।